morning to all of you. Welcome to ICAN 2020. Here we discuss the polity. तो कल हमने देखा था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, उसका इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है और किस विधि से उसका चुनाव होता है और उसका इम्पीचमेंट कैसे होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग का पूरा प्रोसेस देखा था। अभी राष्ट्रपति में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, पहले हम उसको आज देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कितनी होती हैं, क्या है उनके पास पावर। ये बच गया था तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं। राष्ट्रपति की पावर्स देखिए, न्यायिक शक्तियां संविधान का 72वां आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिवहन, परिवेतन कर सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को एक जुडिशरी पावर भी दी गई है, जिसमें अगर किसी को दंड मिला है तो उसको अंतिम रूप से जो क्षमा कर सकता है वो राष्ट्रपति के पास उसकी पावर है। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है और उस क्षमादान में भी कई तरीके की क्षमादान की उसकी शक्ति है कि जैसे कि पहला हमारा है क्षमादान, किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई निर्योग्यताओं को समाप्त कर देना। यानी कि अगर किसी को कोई भी सजा मिली है तो उसको पूरी तरह से खत्म कर देना, उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध नहीं किया हो। तो ऐसी पावर केवल राष्ट्रपति के पास है। यह लाभ पूर्णतः और अथवा अंशतः मिलता है और सजा देने के बाद अथवा उससे पहले भी मिल सकती है। तो क्षमादान का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। अगर सजा मिल गई तो उसके बाद भी वो क्षमा कर सकता है, पहले भी अगर राष्ट्रपति के पास अपील करते हैं तो उसके पास पावर है कि वो क्षमा कर सकता है। ठीक है। और ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हों या राज्यों से, तो वो मामले पे माफ कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति को किसी दंड के संबंध में क्षमादान की विभिन्न शक्तियां प्राप्त है, जिसमें से पहले लघुकरण है। लघुकरण क्या होता है? लघुकरण को कम्यूट बोलते हैं। इसमें किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पे हल्की प्रकृति का दंड दिया जाता है। यानी कि अगर प्रकृति कठोर है तो उसको कम करके हम नम्र प्रकृति का दंड देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रहा, सशस्त्र कारावास को समान कारावास में बदल देना। ठीक है। यानी कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, ये समझ सकते हैं। इसको कहते हैं लघुकरण, यानी कि कम कर देना, उसकी प्रकृति को चेंज कर देना, कठोर से उसको नम्र बना देना। ठीक है। कठोर कारावास को समान कारावास में, अगर मृत्यु दंड मिला है तो उसे आजीवन कारावास दे सकते हैं। दूसरी जो उसकी क्षमादान की शक्ति उसमें परिहार है। परिहार का मतलब होता है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। परिहार में हम प्रकृति को नहीं बदलते बल्कि उसके दंड की मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है। दंड की मात्रा यानी कि उसकी अवधि को घटा देना, उसकी प्रकृति को बिना बदले। इसका एग्जाम्पल जैसे कि 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। मतलब दंड तो हम सेम ही दे रहे हैं, बस उसका टाइम पीरियड क्या है हम कम कर दे, दंड की अवधि को घटा दे, प्रकृति को चेंज किए बिना। विराम क्या होता है? विराम का मतलब रेस्पाइट होता है, जिसका अर्थ होता है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। ठीक है। विशेष, जैसे दंड में कमी लाना विशेष आधार पर मिलती है, जैसे गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना। तो ये हो गया आपका विराम। प्रविलंबन, प्रविलंबन होता है रेस्प्राइव। इसमें क्या होता है? इसका अर्थ है कि मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, यानी कि दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्यु दंड के मामले में। इसमें केवल वो उसको लंबे समय तक टाल देगा, मतलब विलंब करेगा और अस्थायी रूप तक उसको निलंबित कर देगा। जैसे मृत्यु दंड को अस्थायी रूप में निलंबित करना, ये कहलाता है प्रविलंबन। क्षमा तो हमने देख लिया। पर्डन, जिसका अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह अगर मुक्त कर देना है तो उसको कहते हैं क्षमा कर देना। क्षमा देने में सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराधी ना किया हो। ये हमने सबसे पहले देखा। तो ये है
5 तरीके के क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल 72 में दी गई। कौन कौन से क्षमादान? जो पूरी तरीके से क्षमा करते, जिसमें कि आपने कुछ किया ही ना। लघुकरण में क्या होता है? दंड की प्रकृति को कठोर से सरल बना देना। परिहार में प्रकृति को नहीं चेंज करना, उसकी अवधि चेंज कर देना। विराम में विशेष स्थिति के कारण दंड की को कम करना। प्रविलंबन में होता है अस्थायी तौर पर उसको निलंबित कर देना। तो ये हमने 5 प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियां देखी जो न्यायिक से जुड़ी हुई है, न्यायिक शक्तियां। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती है, उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति की जो ये शक्तियां हैं वो उसकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करती है। ये शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की हैं तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। इसमें लिखा है कि ये जो ये पावर है वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बल्कि वो इसकी सलाह पर ही काम करता है। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है और जो न्यायपालिका ने कर दी है। अगर न्यायपालिका से कोई गलती हो जाती है तो उसके वजह से राष्ट्रपति के पास अपील की जाती है, जिससे की वजह से अगर कोई त्रुटि है तो राष्ट्रपति उसको देख लेता है और ये न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद देखेंगे, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 72 अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दी गई दया याचिका जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी जल्दी निपटा दी जाए। राष्ट्रपति न्यायिक कार्रवाई तथा न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा, वह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। याचिकाकर्ता को यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह सुनवाई के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हो। तो शेर सिंह बनाम पंजाब राष्ट्र में बोला गया है कि वो क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी निपटाएगा राष्ट्रपति, और जितनी भी न्यायिक कार्यवाही है उसके निर्णय को नहीं बदलेगा, बस क्या करेगा, केवल थोड़ी राहत देगा। और जो सुनवाई के लिए जो जिस व्यक्ति के खिलाफ ने याचिका दायर की गई वो राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित नहीं होगा, उसको ये अधिकार नहीं है। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसके बाद देखेंगे, राष्ट्रपति की कुछ वीटो पावर भी है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर होती है कुछ उसके ऐसी पावर जिसका यूज राष्ट्रपति करेगा। और देखते क्या है, विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। अगर कार्यपालिका को विधि बनने से रोकना है तो वो पावर वीटो शक्ति है। जैसे कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो अगर उस पर साइन ना करे तो साइन कर सकता है, साइन नहीं कर सकता, साइन करने से वो पेपर रोक सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं वो वीटो पावर के अंतर्गत होती है, यानी कि कार्यपालिका की जो कार्यवाही में विधि हम बनाते हैं तो विधि बनाने से रोकने की जो शक्ति होती है उसको वीटो पावर कहते हैं। तो संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो देता है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो यानी कि पूर्ण वीटो, एक होता है हमारा निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो है। 3 वीटो होते हैं। एक विशेषित वीटो भी होता है, क्वालिफाइड वीटो, जो हमारे यहाँ नहीं यूज किया जाता। ये इंडिया में नहीं है क्वालिफाइड वीटो, ये यूएसए में यूज होते हैं। तो देखते हैं, पहला है हमारा एब्सोल्यूट वीटो, ऐसा वीटो जो विधायिका के द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर दे। तो इसमें क्या होता है, पूर्ण वीटो में जो भी बिल होगा उसको पूरी तरीके से ही खारिज कर देगा ये राष्ट्रपति। ठीक है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है, यानी कि सस्पेंसिव वीटो, कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा किए गए वीटो को विधायिका जो है वो पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। इसमें क्या होता है निलंबनकारी वीटो में कि जो भी कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा किए गए वीटो को जो भी वीटो किया है, अगर उसने तो उसको अगर विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए वापस एक बार लौटा सकती है राष्ट्रपति। तो अगर विधायिका क्या करेगी, पुनर्विचार करके और फिर से साधारण बहुमत से उसे पास कराएगी तो वो उसका वीटो खारिज हो जाएगा, मतलब इसका यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुनर्विचार हेतु वापस भेजने की पावर दे दी गई है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से राष्ट्रपति को। तो ये निलंबनकारी वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रतिक्रिया के बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना। मतलब अगर पॉकेट वीटो में क्या होता है कि वो कोई निर्णय ही ना दे, जो भी बिल आए उसमें कोई निर्णय ना दे, अपने पास वो पड़ा रहने दे, तो उसको बोलेंगे पॉकेट वीटो। ठीक है। यह भी उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। पेप्सो बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में जो हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे उन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था। तो हमारे अब तक जो ज्ञानी जैल सिंह है उन्होंने इसका यूज किया पॉकेट वीटो का।
तो ये हमने 3 तरीके के वीटो, एक क्वालिफाइड वीटो होता है बट वो हमारे इंडिया में यूज नहीं होता। इंडिया के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो पावर है? 3 तरीके की वीटो पावर है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या किया हमने कि जो विधायिका के द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है, ऐसा वीटो जो विधायिका के द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर दे, यानी कि राष्ट्रपति के पास गया तो उसको पूरी तरीके से खारिज करने का जो अधिकार है पूरी तरीके से खत्म, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। और जो आपका निलंबनकारी वीटो होता है उसमें राष्ट्रपति के पास कोई आपने बिल भेजा, राष्ट्रपति ने उसको खारिज कर दिया सपोज, लेकिन राष्ट्रपति के पास एक बार पावर है कि वो उसको पुनर्विचार के लिए आपकी विधायिका को वापस कर सकते। अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस किया, एक ही बार पुनर्विचार के लिए वापस करेगी, और दोबारा अगर विधायिका ने साधारण बहुमत करके उसको पास करा के फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति उस पर देनी ही होगी। मतलब निलंबनकारी वीटो को विधायिका के द्वारा खारिज किया जा सकता है, ये यूज नहीं कर सकता वो। जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो, वो क्या होता है, वो अपने कोई भी मतलब उसमें कोई भी राय ही ना थे, अपने पास पड़ा रहने थे, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। इसका इस्तेमाल अभी तक 2 बार हो चुका है, 1956 के पेप्सू बिल में और 1984 के ज्ञानी जैल सिंह में। इतना समझ में आया। राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति देखेंगे। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद के 3 अंग होते, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और राष्ट्रपति। ठीक है, ये 3 जो होते हैं वो हमारे संसद के अंग होते। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता, तो संसद में ही नहीं लाया जा सकेगा। क्या होता है कि कोई भी बिल जो विधेयक होता है वो राज्यसभा या लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तभी वो एक्ट बनता है, यानी कि अधिनियम बनता है। तो जब तक कि किसी भी बिल पे साइन राष्ट्रपति नहीं करेगा तो वो एक्ट यानी कि अधिनियम नहीं बनेगा। तो ये राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति में आती है। अगला देखते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति। अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। इस तरह अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है। आर्टिकल 78 से राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो सारी सूचना रखे और उसको जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे वो उसकी सूचना देंगे। और अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है और यह अधिकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग ला सकता है। इसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद के विधेयकों, निर्णयों के परिणामों की चेतावनी भी दे सकता है। तो कोई भी मामला अगर उसको जानना है तो वो अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रपति वो शक्तियां यूज कर सकता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। उसके बाद है नेक्स्ट, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तब वह अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। निलंबन वीटो या पॉकेट वीटो भी विवेक की शक्ति है। जो निलंबन वीटो होती है या पॉकेट वीटो तो उसकी विवेक की शक्ति होती है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाना। कौन बुलाता है संसद की दोनों सदनों की बैठक? जब कोई भी बिल संसद में पेश किया जाता है और उसका में कोई गतिरोध हो जाता है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में गतिरोध हो गया किसी पॉइंट को लेकर के कि वो बिल को नहीं पेश करना चाहते, तो दोनों वो बिल अगर किसी भी पॉइंट की वजह से रह जाता है या फिर दोनों हाउसेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उस बिल को लेकर के, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों की एक ज्वाइंट सिटिंग बैठाते हैं। उसका जो हेड बनाया जाता है वो लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है और उसी के निर्णय यानी कि हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक तरह से लोअर हाउस जो हमारा होता है लोकसभा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पूरी नियम प्रक्रिया उस ज्वाइंट सिटिंग की चलती है। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो राष्ट्रपति ही बुलाता है, बट हेड कौन होता है? वो लोकसभा का स्पीकर होता है। अगला देखते हैं आर्टिकल 75(3) में लिखा है कि मंत्री परिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। अगर मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय व्यक्तिगत रूप से या फिर सबके विचार से लिया तो भी उस पर क्या एक बार राष्ट्रपति क्या करेगा? विचार करने के लिए कह सकता है। लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्या स्थिति है?
ये देखेंगे इसमें क्या है, इसमें यही है कि पहले जो हुआ था हमारे राष्ट्रपति के पास पावर थी कि मतलब पावर नहीं थी उसके पास कि वो किसी भी बिल को एक बार भी वापस कर दे। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 74 में कुछ चेंज लाया गया जिसमें राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए वो बिल लौटाने की पावर दी गई कि राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा तो उसको पावर है कि वो एक बार विधायिका को वापस कर सकता है, और अगर दूसरी बार वही बिल फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसको कंपलसरी है कि अपनी सहमति देनी होगी। तो ये 44वें संविधान संशोधन से ऐसा राष्ट्रपति की पावर में चेंज किया गया। अब हम देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या है, आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये तो हमने देख ही लिया। और आर्टिकल 64 में लिखा है के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि राष्ट्रपति क्या होता है, जो भी उपराष्ट्रपति हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे कि इस समय एम वेंकैया नायडू है, तो वो क्या करेंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। जैसे कि वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के जो पदेन सभापति यानी कि राज्यसभा के सभापति का पद उनको मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का तो पदेन सभापति होता है, लेकिन वो वाले केसेस जिसमें राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पे और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ रहा है, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो होगा वो अपने पद को छोड़ के, मतलब उसकी जो उपराष्ट्रपति की सारी पावर है वो खत्म हो जाएंगी। आर्टिकल 97 में जो राज्यसभा के सभापति का जितना भी वेतन भत्ते का हकदार वो होगा, तो वो उस टाइम पे नहीं होगा, उसको सारे कुछ राष्ट्रपति के काम करने के हिसाब से, राष्ट्रपति के हिसाब से उसको सब कुछ मिलेगा। तो इसमें उसकी पावर एज ए राष्ट्रपति रहेगी जब वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है उपराष्ट्रपति। तो ये बताया गया है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने का उसका पास अधिकार है। जैसे है राष्ट्रपति की मृत्यु, उसका पद त्याग, उसके पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में कोई रिक्ति की दशा में किन कारणों से रिक्ति होगी राष्ट्रपति की, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या उसने पद त्याग कर दिया हो या उसको इम्पीचमेंट हो गया हो, उसको उसके पद से हटा दिया गया हो या फिर कोई और रीजन हो, तो उस जब ब्लैंक वैकेंट सीट हो जाएगी तो उपराष्ट्रपति उस तारीख से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। तब तक जब तक कोई इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये रहेगा कौन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे रहेगा। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमार या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति उस तारीख से उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालेगा। ठीक है, जब तक वो नहीं रहेगा तब तक वो उसकी जगह पे काम करता है। कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां जो भी होंगी वो सब उपराष्ट्रपति को मिलेंगी। वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों को जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक कि नियमित इस उपबंध में नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार का जो अनुसूची 2 में है उसका हकदार होगा। ठीक है, समझ में आया। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी क्या क्या रहता है वो भी देखेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के द्वारा होता है। इनका मतदान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। एक बात आपको बता दें, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है,
कल हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, आज उपराष्ट्रपति पढ़े थे, तो दोनों के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। ये वही बात कही गई है जो राष्ट्रपति में कही गई है। अगर वो राज्य के विधानमंडल का या फिर संसद के सदन का सदस्य है तो उपराष्ट्रपति जब बनेगा तो उसको वो सीट जो होगी वो खाली करनी पड़ेगी, रिक्त करनी पड़ेगी। ठीक है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तब होगा जब वो पहला तो है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, मतलब राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए वो होनी चाहिए किसमें, उपराष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति के अर्हता में क्या है, उसको कौन सी वो फॉलो करनी चाहिए कंडीशन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए वो राष्ट्रपति को चाहिए, और राज्यसभा की जो भी सदस्य बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो उपराष्ट्रपति को चाहिए। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है, किंतु 2 आधारों पर वह इस अवधि से पहले भी पदमुक्त हो सकता है। पहला, राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र से, और दूसरा, उपराष्ट्रपति को उससे पद से हटाया जा सके। तो ये दोनों मामले हैं जिसके अधीन वो अपने पद को त्याग कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि वही बताई कि तारीख से 5 वर्ष होगा। उपराष्ट्रपति कैसे पद क्या त्याग करेगा, यानी कि राष्ट्रपति को अगर रिजाइन दे दे या फिर उसको खुद ही हटा दिया जाए तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और लोकसभा सहमति दे दे, और इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई हो। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है वो यही है कि 14 दिन के पहले आप पूर्व सूचना देकर के एक संकल्प प्रस्ताव को प्रस्तुत करो, और वो संकल्प राज्यसभा में ही रखा जाएगा। राष्ट्रपति के लिए ये था कि किसी भी सदन में उस संकल्प को रखो, बट उपराष्ट्रपति के लिए है उसको हटाने के लिए जो भी संकल्प होगा आपको राज्यसभा में ही पेश करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो संकल्प है हटाने का वो राज्यसभा से स्टार्ट होता है। आधार कोई भी हो सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझती है। तो जैसे हमने राष्ट्रपति में देखा कि संविधान का अतिक्रमण, ये जो वर्ड है ये होगा तब हम हटाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति में वो आधार होंगे जो राज्यसभा उचित समझे, वो आधार कोई भी हो सकता है। संकल्प को राज्यसभा को तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। जितनी भी तत्कालिक सदस्य संख्या है वहां पे उसके बहुमत से पारित किया जाना चाहिए उस संकल्प को। ठीक है। राज्यसभा से संकल्प पारित होने के बाद यह जरूरी है कि लोकसभा उस प्रस्ताव का समर्थन करे, और लोकसभा में इसके लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। मतलब जितने भी प्रेजेंट हैं तत्कालिक सदस्य संख्या का मतलब है कि उस समय तत्काल में जितने सदस्य की संख्या उसके बहुमत से राज्यसभा में उसको पारित करो। जब यहाँ से पारित हो गया तो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में उसको केवल साधारण बहुमत से पास कराना है, और उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो ये उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस है। उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि के बारे में देखेंगे। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को, अगर उसका पद खत्म हो गया है तो जो रिक्ति होगी उसको भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब जिस डेट पे उसका टर्नओवर मतलब खत्म हो रहा है उसके पहले आप इलेक्शन करवा लो, जिससे कि उपराष्ट्रपति की जगह पे नया उपराष्ट्रपति आ जाए। अगर मृत्यु पद त्याग या उसको पद से हटाया जाता है तब रिक्ति होती है, तो निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है। तो यही कहा गया है कि अगर उसका
पद खाली है तो उसके लिए इलेक्शन कराना पड़ेगा और उस रिक्ति से 5 वर्ष की पूरी उसको टर्नओवर तक उसको अपना काम करना पड़ेगा। तो ये है उपराष्ट्रपति की उपरिक्ति। उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस किसी नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है और उसमें भी यही लिखा है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक, जैसे यहाँ पे डाल दो जो भी नाम है। उपराष्ट्रपति उस समय वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो ये उपराष्ट्रपति की शपथ हो गई। आगे देखते हैं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे, ठीक है। जैसे 71 में कहा जाए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय कोई हो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से उत्पन्न कोई भी शंका या फिर कोई भी विवाद का निवारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका ही निश्चय क्या होगा? अंतिम होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाए तो उसके द्वारा यथाशीघ्र राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग कर्तव्यों के पालन में सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन आया उसकी तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान नहीं होंगे। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया है कि उसके इलेक्शन कराने में कोई धांधलेबाजी हुई है, कुछ गड़बड़ हुआ है मामला, अगर ऐसी संख्या होती है और सुप्रीम कोर्ट उसके इलेक्शन को ही खारिज कर देता है तो उसके द्वारा अगर पहले कोई काम किए गए हैं तो वो खत्म नहीं होंगे, वो बने रहेंगे, वो वैसे ही चलेगा, लेकिन वो फिर उसका इलेक्शन फिर से कराना पड़ेगा क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या किसी विधि का संसद विधि के द्वारा ही कर सकेगी। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो संसद विधि के द्वारा ही चेंज कर सकेगी। उसके बाद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के न होने पर राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगर वो भी नहीं है तो कौन करेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश करता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के और कौन कौन से काम होते हैं? जैसे राज्यसभा की कार्रवाइयों की अध्यक्षता करना, क्योंकि वहां का तो सभापति ही है, उसे निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है, ठीक है। किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर कोई भी मतलब वोट हो रहा है उसमें सपोज करो कि 25-25 वोटिंग हो गई तो 25-25 वोटिंग हो गई तो उसको अगर पास कराना तो एक निर्णायक वोट देने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास होगा जिससे कि वो पास हो जाए या फिर ना पास हो। आकस्मिक स्थितियों जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद तब तक निर्वहन करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति न चुन लिया जाए। इस दौरान उसे राष्ट्रपति की सारी जो भी उसकी परिलब्धियां हैं, वेतन भत्ते, वो सब मिलेंगे। ये सब हमने देखा उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि उस पर कोई क्वेश्चन मार्क उसके इलेक्शन के बारे में किसी सदस्यों के नहीं लगाया जा सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट ही उसमें ऐसा कर सकती है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां। ये तो राष्ट्रपति की शक्ति हमने देख ली थी, ठीक है। देख लेंगे एक बार और। राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होती है उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, ठीक है। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश जो है ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ठीक है। अगर सेना न्यायालय जो होती है हमारी मार्शल कोर्ट, ठीक है, अगर उसने कोई जजमेंट दे दिया है तो आप ये बताओ कि क्या उसके निर्णय के विरुद्ध ये ऐसा कर सकती है, मतलब माफ कर सकती है राष्ट्रपति या नहीं माफ कर सकती है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति 3 मामलों में दोषी व्यक्ति का दंड कम या माफ कर सकता है। ये लिखा हुआ है कि कम कर सकता है, यानी कि यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया है
तो उस न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को भी राष्ट्रपति केवल माफ कर सकता है। यदि दंड या दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है, तो भी राष्ट्रपति माफ कर देगा। ठीक है। और ऐसे सभी मामले जिसमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया हो, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हो या राज्य, तो मृत्यु दंड वाले केस में भी राष्ट्रपति ही माफ करता है। उन सभी मामलों में जिनमें दंड का आदेश किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो ये राष्ट्रपति की पावर थी। और इन सभी मामलों में दंडादेश मृत्यु दंड भी शामिल है। और ये जो थी पूरी राष्ट्रपति की क्षमा वाली शक्ति थी, जो हमने पहले ही कर लिया। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 73 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार के द्वारा अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारों के प्रयोग तक कौन विधि बनाएगा? संघ बनाएगा। परंतु इस संविधान में या संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से या उपबंधन के सिवाय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। तो संसद की कार्यपालिका की शक्ति वहीं तक है जहाँ पे संसद के संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय जहाँ पर होंगे वो संसद कानून नहीं बना सकती। ठीक है। जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना कर दे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई भी अधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। मतलब कि कोई भी चीज अगर खत्म करनी है तो इसके लिए संसद विधि बनाएगी, चेंज करेगी, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये हमने देख लिया उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो भी एक्स्ट्रा पावर थी वो सब हमने देखी। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रधानमंत्री को देखेंगे कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और उप प्रधानमंत्री, किचन कैबिनेट क्या होता है, और हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है यानी कि भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76। तो इतना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद फिर राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस और फिर नेक्स्ट आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।